प्लेटफॉर्म डेली करंट अफेयर है 4 जनवरी। भारत के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध हड़ताल किया था। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 106। इसके बारे में डिटेल्स है तो भारत के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 106 के तहत के नए कानून का विरोध में हड़ताल किया था। संसद ने आईपीसी के जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का कानून पास किया है। इसे लागू होने में दिसंबर 2024 तक के समय लग सकता है। ट्रक और टैक्सी ड्राइवर नए कानून की धारा 106 के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि यह कानून अभी लागू नहीं होगा, इसमें समय लगेगा तथा सभी की बातें सुनी जाएगी। हिट एंड रन यानी किसी को टक्कर मारकर भाग जाना है। ऐसे मामले के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 में कुल प्रावधान किए हैं। धारा 106 के 2 जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत के कारण बनता है। घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट के बाद अपराध करने वाला पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 1 के तहत अधिकतम 5 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक सज़ा होने के कारण दोनों ही धाराएं गैर जमानती है जिसमें थाने से ड्राइवर को जमानत नहीं मिलेगी। सरकार को इस कानून को लाने का उद्देश्य एनसीआरबी के अनुसार हर साल हिट एंड रन के कारण देश में 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। रोड एक्सीडेंट में होने वाले मौत के आंकड़ों को घटाने के लिए केंद्र सरकार को इस कानून की ज़रूरत पड़ी। अभी ऐसे मामले आईपीसी कानून के जरिए डील होते हैं। रोड एक्सीडेंट होने पर चोट लगने के मामले में धारा 337 के तहत मामला दर्ज होता है जिसमें 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अगर चोट के साथ फ्रैक्चर यानी हड्डी भी टूट जाए तो धारा 338 के तहत मामला दर्ज होता है। इस केस में 2 साल तक की सज़ा और 1,000 रुपये की जुर्माना हो सकता है। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर किसी की मौत हो जाए तो धारा 304 के 1 के तहत मामला दर्ज होता है जिसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में आयोजित होने वाले इंडियन साइंस कांग्रेस के किस संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। तो 109 जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली इंडियन साइंस कांग्रेस के 109 संस्करण को स्थगित कर दिया गया। इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन 3 से 5 जनवरी 2024 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित होने वाला था। 2023 में इंडियन साइंस कांग्रेस 108वें संस्करण का आयोजन आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था। पहले कोविड-19 के कारण वर्ष 2021-22 का समारोह आयोजित नहीं हुआ था। वर्ष 2024 का आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी में होना था लेकिन फंड की कमी का हवाला देते हुए इसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को आयोजित किया जाना था। यह एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा था। केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से बात नहीं की गई थी जबकि इस आयोजन के लिए करीब 6 करोड़ रुपए देता है जो आयोजन के खर्च का बड़ा स्रोत है। इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना 1914 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 10।
वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में बढ़कर 10 हो गई है। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को अस्थायी सदस्यता की घोषणा की। 5 नए सदस्य हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इससे पूर्व ब्रिक्स में पहले से भी 5 सदस्य हैं। इंडिया, रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में न शामिल होने का निर्णय लिया है। रूस की वर्ष 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता का आदर्श वाक्य समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। ब्रिक्स के नए सदस्य मिस्र हैं। यह अफ्रीका एवं एशिया महादेश में है। इसकी राजधानी काहिरा है। वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी है, जो 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रह चुके हैं। यहाँ की मुद्रा इजिप्शियन पाउंड है। अब नेक्स्ट सदस्य है इथोपिया। इथोपिया अफ्रीकन कंट्री है। इसकी राजधानी अदीस अबाबा है और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति सहले काम जेवड़े हैं। मुद्रा बीर है। नेक्स्ट है ईरान। ईरान एशियन कंट्री है। राजधानी तेहरान है और मुद्रा ईरानी रियाल है। यहाँ वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं रईसी। नेक्स्ट है सऊदी अरब। एशिया महादेश के ये सऊदी अरब कंट्री है। राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाद है। यहाँ के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद हैं। यहाँ नेक्स्ट है यूएई। ये भी एशियन कंट्री है। राजधानी यूएई के अबू धाबी है। वर्तमान में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। पीएम है यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 10वां संस्करण का विषय क्या है? तो भविष्य का प्रवेश द्वार है। भविष्य का प्रवेश द्वार। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 10वां संस्करण का विषय भविष्य का प्रवेश द्वार है। इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 तक गुजरात के गांधीनगर में होगा। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला इस वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुख्य अतिथि होंगे। इसमें तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी ने भाग लेने की संभावना है। इसमें 28 देशों और 14 संगठनों के बीच जीएस 2024 में भागीदारी के रूप में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। यूएई, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस 10वें संस्करण का विषय गेटवे टू द फ्यूचर है, जो सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों की खोज पर जोर देता है। भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई से जुड़े ITU-2 समझौते के हिस्से के रूप में भारत में फूड पार्क बनाने में संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई के $2 बिलियन की निवेश की उम्मीद है। गुजरात इस निवेश से लाभान्वित होने वाला पहला राज्य होगा। अमेरिका सरकार के अनुरोध के आधार पर एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी के कारण चेक गणराज्य के पीएम फियाला की भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले गुजरात सरकार ने $86 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024 में
के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना % कर दिया है? तो 6.7%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़ा करके 6.7% कर दिया है। इंड्रा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इंडियन रेटिंग रिसर्च का। इंड्रा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 में औसत खुदरा और थोक मुद्रास्फीति क्रमशः 5.3% और 0.6% होगा। इसके अनुसार कमजोर वैश्विक विकास, व्यापार अनिश्चितताओं और अस्थिर भू राजनीतिक स्थितियों जैसे जोखिमों को स्वीकार करती है, जो भारत की जीडीपी वृद्धि की ओर सीमित कर सकते हैं। आरबीआई को वित्त वर्ष 2024 में आखिरी 2 तिमाही में जीडीपी वृद्धि में क्रमिक मंदी का अनुमान है, जिससे कुल जीडीपी 7% रहने का अनुमान है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुई है? तो यूएई के बीच में। भारत और यूएई की संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। ये राजस्थान के महाजन में आयोजित किया जा रहा है। 15 जनवरी को ये समाप्त होगा। इसमें यूएई की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक भाग ले रहे हैं और यह संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह के स्वागत के लिए औपचारिक परेड कहाँ आयोजित की गई थी? आईएनएस शिक्रा में। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह के स्वागत के लिए औपचारिक परेड आईएनएस शिक्रा में आयोजित की गई। मुंबई के कोबाला में नौसेना हवाई स्टेशन आईएनएस शिक्रा में इन्होंने भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। ये वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के स्थान लेंगे। नौसेना के पश्चिमी बेड़े को अक्सर तलवार सेना कहा जाता है। इन्हें 2009 में नौसेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल को। विदेश मंत्रालय ने नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। 2 जनवरी 2024 को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का पद ग्रहण किया। उन्होंने आरिंदम बगाची का स्थान लिया है, जिन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। रणधीर जायसवाल 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वह इससे पहले न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई है? तो 17 सितंबर 2023 पीएम मोदी की जन्मदिन दिवस पर। ये वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर के 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना में देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ मिलेगा। योजना की शुरुआत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अगले चरण में यह रकम 2 लाख कर दी जाएगी। इसमें कारीगरों और शिल्पकारों को 2 प्रकार की ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी मिलेगी, बेसिक और एडवांस। ट्रेनिंग के दौरान रोजगार 500 रुपये के स्टाइपेंड दी जाएगी। मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपये का सपोर्ट सरकार देगी।
ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस जैसा सपोर्ट दिया जाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस कानून के तहत मुस्लिम के लिए जम्मू कश्मीर मशर्रत आलम गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया? यूपीए को। गृह मंत्रालय ने यूपीए कानून के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मशर्रत आलम गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। यूपीए क्या है? तो ये गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपीए है। अब इसका उद्देश्य भारत में संगठनों द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना है। यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संघ घोषित किया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी कहाँ है? किंशासा। वर्तमान में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किंशासा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी हैं। ये दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं तथा इन्होंने 73% वोट हासिल की। डीआरसी कांगो अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। पड़ोसी देश है रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और अंगोला। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। एक एडिशनल क्वेश्चन है, ठहाका दिवस भी 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन 10 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना के बाद से मनाया जाता है। 75 में नागपुर महाराष्ट्र में मनाए गए प्रथम विश्व सम्मेलन की वर्षगांठ का ये प्रतीक है। भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में भाषा को अपनाने की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी को बढ़ावा देना है। राज्य स्तर पर हिंदी 9 भारतीय राज्यों को आधिकारिक भाषा है। कितने भारतीय राज्य के हिंदी आधिकारिक भाषा है? तो 9। कौन कौन से हैं? पहला अपना बिहार, इसके बाद यूपी, उससे अलग हुआ है उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ है झारखंड, फिर है एमपी, एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, उसके बाद हरियाणा है, हिमाचल है और राजस्थान है। ये सब हिंदी, ये सब राज्य का हिंदी राजकीय भाषा है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव खान्ना को। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजीव खान्ना नियुक्त किया गया। ये न्यायमूर्ति एस के कौल का स्थान लेंगे जो 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। नालसा जो है ना 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। नालसा क्या है? वैधानिक निकाय है, विधि द्वारा स्थापित की गई है। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण है नालसा। यह संगठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका उद्देश्य विवादों और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी के पहले मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी। अबू धाबी के पहले मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे 2024 को किया जाएगा। किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा। यह राजधानी के अबू मुरीखा क्षेत्र में बीएपीएस हिंदू मंदिर है।
बीएपीएस हिंदू मंदिर की विशेषता है। ये 700 करोड़ रुपए की लागत से 5.4 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर निर्मित है। लगभग 5.5 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित है। यूएई के प्रत्येक अमीरात का प्रतिनिधित्व करने वाला 7 शिखरों के साथ जटिल रूप से डिजाइन किए गए हैं। यूएई 7 शिखर से ये अमीरात से ही बने हैं, इसलिए उसी का द्योतक बना है मंदिर 7 शिखर वाला। अच्छा, गुलाबी बलुआ पत्थर के संगमरमर के अग्रभाग को शामिल किया गया है। परिसर में एक बड़ा हम्फी थिएटर, एक गैलरी, एक पुस्तकालय, एक फूड कोर्ट, एक मजलिस, 5,000 लोगों की क्षमता वाले 2 सामुदायिक हॉल, उद्यान और बच्चे के खेलने के क्षेत्र शामिल हैं। इतनी सारी विशेषताएं हैं मंदिर की। बीएपीएस का पूर्ण रूप होता है बेचासनवासी श्री पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। वेदों में निहित एक सामाजिक हिंदू आस्था जिसकी शुरुआत 1700 के दशक के अंत में भगवान स्वामी नारायण ने की थी। औपचारिक रूप से 1907 में शास्त्री जी महाराज 1865 में इनका जन्म हुआ है और 51 में ये डेथ किए हैं। तो शास्त्री जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। कब? औपचारिक रूप से 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने वयस्कों को हाइपरटेंशन है? तो हर 3 में से एक व्यक्ति, ओ माय गॉड, 1/3 व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार है। हंसिए, मुस्कुराइए और गुनगुनाइए, टेंशन से मुक्त रहिए। WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर 3 में से एक वयस्कों को हाइपरटेंशन है। रिपोर्ट में भारत की स्थिति वर्ष 2019 के आंकड़ों के आधार पर कहा गया है। 30 से 39 वर्ष की आयु वाले 188 मिलियन यानी कि 18.8 करोड़ भारतीयों को उच्च रक्तचाप है। 132 करोड़ में से 18, 18.5 लगभग 19 करोड़ तो हाइपरटेंशन के शिकार है। केवल 37% लोगों को ही उपचारित किया गया है। मात्र 15% लोग का ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। अगर इनको उचित इलाज मिले तो 2023 से 50 तक 76 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है। ओके, थैंक यू। अनुसंधान का है साइंस टेस्ट, एनसीईआरटी का टेस्ट है। दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आधी होनी चाहिए। दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो पार्श्व परिवर्तित यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखा होता है तथा पार्श्व परिवर्तित होता है। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र अनंत पर होता है। यदि कोई व्यक्ति आर चाल से दर्पण की ओर चलता है तो प्रतिबिंब 2R चाल से अपनी ओर आती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है अवतल या उत्तल अवतल दर्पण कहलाता है। जिसका बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के
आगे स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के पीछे की ओर स्थित होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा? ध्रुव और फोकस के बीच। किसी अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो एक पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। सी और अनंत के बीच रहेगा तो एफ और सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। और सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा और वस्तु के समान बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और सी और एफ के बीच वस्तु रहेगा तो अनंत और सी के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। एफ पर रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। पी और एफ के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और ये आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वही उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब अनंत पर रखने पर एफ पर बनता है, दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रखने पर ना एफ पी और एफ के बीच में ही बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने परावर्तित किरणों की प्रतिछेदन जरूरी है? 2। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है प्रिंसिपल अक्ष। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। निम्न में से कौन सही है? इसमें सी सही है। सही कथन पढ़ देते हैं। शेविंग दर्पणों में आभासी और सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों के अग्र दीपों यानी कि हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों यानी कि शेविंग मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों की दांत के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, अब प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल या अथवा उत्तल। उत्तल दर्पणों का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सदा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होती है। उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। अगर किसी दर्पण का आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है।
आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान के धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। जब प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय अपारदर्शी वस्तुओं के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश की पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इनकी किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। स्नेल के अपवर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश के किसी भी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात स्थिर होता है। यह नियम को किस कोण के सत्य होगा? तो ये हो जाएगा जब आई होगा, यानी कि आपतन कोण की जया का मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक। निम्न में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। यानी कि चारों में होता है। एक एंगल ऐसा आता है जहां पर प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है। अनंत पर रखेंगे तो कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन पढ़ देते हैं, गलत छोड़ देते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल घट जाती है। किसी माध्यम की प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक इसी का विपरीत दूसरे केस में होगा। अवतल लेंस से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस यानी कि रिवर्जिंग लेंस रूप में जाना जाता है। किसी लेंस की प्रकाश किरणें को अभिसारित यानी कि कन्वर्जिंग अथवा अपसरित रिवर्जिंग करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? फोकस दूरी पर। डायोप्टर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी सही नहीं है। सही कथन पढ़ देते हैं। यह किसी डायोप्टर किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा है। यह सही है। एक डायोप्टर उत्तल लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। किसी एफ फोकस दूरी की लेंस की क्षमता 1/f के बराबर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें से सी सही है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा अतः आकाश कैसा दिखेगा? ब्लैक। प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब काल्पनिक अत्यंत सूक्ष्म बनेगा।
निम्न कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? कॉन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल कॉन्वेक्स लेंस दोनों। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों सेम एक ही जैसा बिहेव करते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ पर प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना का कारण है। अपवर्तन के कारण चपटा दिखाई देता है। उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति कहाँ होगा यदि प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से बड़ा बने? सी और एफ के बीच। क्योंकि इसमें कंडीशन जो दिया है सी पर रहेगा तो सी पर ही बनता है, वो वस्तु के बराबर रहता है तो बड़ा नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट है लेंस और एफ के बीच में, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, ये वास्तविक नहीं बन पाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए आंसर बी होगा सी और एफ के बीच। उत्तल लेंस में वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए वस्तु को सी और एफ के बीच रखना होगा। मोटरसाइकिलों में उत्तल आईनों के पीछे देखने के आईने के तौर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? डी और सी। इसमें सीधी आकृति दिखती है, इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। मोटरसाइकिलों में उत्तल आईनों को पीछे देखने के आईने के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसमें सीधी आकृति दिखती है, इसमें बनी हुई आकृति वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। 2.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना लंबा न्यूनतम हाइट की दर्पण की जरूरत है? 2.5 के हाफ कर देंगे, 1.25 मीटर हो जाएगा, 1.25 मीटर। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों की भांति इसका परावर्तन अपवर्तन विवर्तन ध्रुवण होता है और ये सीधी रेखा में चलती है। दूसरी ओर वे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं और क्राफ्टन प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत प्रवाह को व्याख्या करते हैं जो प्रकाश की कण प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेन। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो शरीर के कौन से अंग से जुड़ी हुई है? तो आंख से। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होगा? अवतल दर्पण में। कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। 10 मिलीमीटर लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनता है तो दर्पण का फोकस दूरी 20 सेमी। आई डोंट नो, आप लोग निकालिए। निम्न में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? जब बिंब दर्पण को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। चित्र में किसी प्रकाश किरण के माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। चलिए पहले चित्र देखिए।
यही रहा चित्र। ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक बता दें। √3/2 हो जाएगा। एंगल का वैल्यू रख कर पुट करना होगा ना। कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए और बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए में सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा 1 से अधिक, क्योंकि ए से जुटा रही है अब विलंब से दूर भाग रहा है ना, उल्टा बोल दिया है। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्रों से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्न में से क्या हो सकता है? तो ये उत्तल लेंस है, बॉक्स के भीतर अभिसारित कर लिया है सारे किरण को। कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ही सत्य है। 0.25 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगा। 25 चौका 100। ठीक है। अब नेक्स्ट है, वाहन के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन 1 से कम होता है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर अभिसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने? 30 सेमी की दूरी पर। किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? केवल उत्तल दर्पण। टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? परावर्तक के फोकस के अधिक निकट। परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस पर? सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों न हो। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा किरोसिन दिया गया है। इसमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? तो बेंजीन में। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है? तो इसमें उत्तल, समतल और अवतल तीनों दर्पण है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और जल का होता है, वायु का होता है 1, लगभग 1 प्लस रख सकते हैं। बर्फ का 1.31, जल का होता है 1.33, एल्कोहल का होता है 1.36, हीरा का होता है 2.42, नीलम का होता है 1.77, खनिज नमक का होता है 1.54, कनाडा बाल्सम का होता है 1.53, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 163 1.63, सघन फ्लिंट कांच का होता है 1.65, रूबी का होता है 1.71, नीलम का होता है 1.77, क्राउन कांच का होता है 1.52। थैंक यू।